Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 14 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्या करना है, आप लोगों को उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग लिंक को क्लिक करोगे वो जाकर एक टेलीग्राम चैनल पर ओपन हो जाएगा और नीचे की साइड आपको ज्वाइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सिंपल है, आपको ज्वाइन कर लेना है उस चैनल को। देखो फ़ायदा क्या होगा ज्वाइन करने से, आप डेली बेसिस पे इसकी पीडीएफ ले पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने नोट्स वगैरह बना सकोगे। नाउ अभी तक आपने इस चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस रेड कलर के बटन को ठोक दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आएंगे सबसे पहले आर्टिकल के ऊपर। नाउ ये पहला आर्टिकल बात करता है पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल को मनाया गया, तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट करा गया है तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा गया इन ले फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया नुब्रा वैली के अंदर। नाउ ये आइस क्लाइंबिंग होती क्या है, तो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा बर्फीले पहाड़ किस तरीके से ये लोग चढ़ रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, तो इसको हम लोग आइस क्लाइंबिंग बोलते हैं। तो ये सेलिब्रेट करा गया नुब्रा वैली के अंदर और ये पहली बार इस तरीके का फेस्टिवल मनाया गया है इंडिया में। तो अगर हम बात करें तो ये 7 दिन का इवेंट था जिसको ऑर्गेनाइज करा नुब्रा एडवेंचर क्लब ने। तो 7 दिन तक ये लगातार चलता रहा था। अगर हम बात करें आइस क्लाइंबिंग, ये इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर नहीं है, ये खासकर ज़्यादातर पॉपुलर है, एक तो ये विंटर स्पोर्ट है और पॉपुलर है विदेशों में। नाउ अब यहाँ पर भी पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, हमने पहली बार इसको सेलिब्रेट कर लिया। अगर हम बात करें, हमने आइडिया लिया वहाँ से, एक क्लू मिला हम लोग को और हमने अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट करा है। और ये कहाँ पर सेलिब्रेट करा गया, नुब्रा वैली के अंदर। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली। फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया, वो कहाँ पर करा गया, आपको आंख बंद करके टिक लगाना है, नुब्रा वैली पर। अब देखो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे हमने पहली बार सेलिब्रेट किया, अब हम आगे भी सेलिब्रेट करेंगे तो इससे जो टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो वहाँ का टूरिज्म भी थोड़ा सा डेवलप होता हुआ हम लोगों को नज़र आएगा उस पर्टिकुलर रीजन का। ओके, नाउ अब थोड़ा सा नुब्रा के बारे में बताया गया है। नुब्रा जो रीजन है ये एक तहसील कह सकते हो या सब डिवीजन भी, जो कि लद्दाख के अंदर लोकेटेड है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर है। और अगर हम बात करें, ये जो नुब्रा रिवर है वहाँ पर एक नुब्रा रिवर है, एक श्योक रिवर है। श्योक रिवर और नुब्रा रिवर दोनों आपस में मिल जाती हैं, दोनों आपस में मिलकर एक बहुत ही बड़ी वैली बनाती हैं। और उस वैली से क्या होता है, उस वैली के द्वारा जो लद्दाख और कराकोरम रेंजेस हैं इनमें सेपरेशन हो जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में वो वैली आ जाती है जो श्योक रिवर और नुब्रा रिवर मिलकर बनाती हैं। नाउ एक चीज़ और याद रखनी है, जो श्योक रिवर है ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है, एक सहायक नदी है इंडस रिवर की। ओके, तो गाइज ये था कंप्लीट आर्टिकल। आपको बेसिकली जो जानना है वो नुब्रा वैली के बारे में जानना है, क्योंकि आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये आप लोगों को मालूम ही चल गया। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पर्टिकुलर प्लेस से पूछा जाएगा जहां पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा गया है। नाउ आते हैं हम लोग सेकेंड आर्टिकल पर। अब इस आर्टिकल के अंदर बताया गया चाइना की एक जगह के बारे में। चाइना की एक जगह का नाम दिया गया है जहां पर कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, आप कह सकते हो एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है। पहले तो चाइना में वुहान था जो सबको मालूम होगा और जहां पर कोविड-19 सबसे ज़्यादा फैला था। अब नाउ एक और नया हॉटस्पॉट बन चुका है तो उसके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है शियाजियाजुआंग। तो ये जो शियाजियाजुआंग है ये चाइना का नया हॉटस्पॉट बन चुका है अगर हम बात करें कोरोना वायरस केसेस में। तो आपको सबसे पहले ये मैप दिखेगा, हेबई प्रोविंस मैप आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस मैप में ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये है शियाजियाजुआंग। और इसी एरिया में जो है कोविड के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये जो शियाजियाजुआंग है इसको हम लोग पहले शीमेन के नाम से जानते थे, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर प्लेस है ये कैपिटल है किसकी, एक लार्जेस्ट सिटी है नॉर्थ चाइना में, हेबई प्रोविंस, उसकी एक कैपिटल है। शियाजियाजुआंग सिचुएटेड है ईस्ट साइड ऑफ द ताइहांग माउंटेन्स। देखो वहीं आसपास जो ईस्ट साइड पर ताइहांग माउंटेन्स हैं, ठीक है, सॉरी ताइहांग माउंटेन्स वहाँ पे मिलते हैं। ताइहांग माउंटेन्स के ईस्ट साइड की तरफ जो है ये शियाजुआंग जगह लोकेटेड है। अगर हम बात करें ये जो सिटी है, ये जो शियाजुआंग शहर है, ये बिल्कुल आप कह सकते हो नोक पर, बिल्कुल किनारे पर है नॉर्थ चाइना प्लेन पर,
ठीक है, नॉर्थ साइड पे देखें हम बिल्कुल किनारे के ऊपर लोकेटेड है। और आप कह सकते हो इसके जो वेस्ट साइड है ये हमने देखा ताइहांग माउंटेन्स हो जाते हैं, फिर उसके बाद हाँ हुतवो रिवर आ जाती है, उसके साउथ साइड में ये लोकेटेड है। बकवास छोड़ो, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, छोड़ो इसे। लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखना है, यह है शिया जुआंग। शिया जुआंग के आसपास कौन कौन सी पर्टिकुलर रीजन्स है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत मारो, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछने जाने वाला। लेकिन ये न्यूज़ के अंदर था, इस वजह से मैंने कवर कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। ठीक है, जो शिया जुआंग है इसके बराबर में आपको बोहाई सी भी देखने को मिलेगा। इधर इनर मंगोलिया, शंगसी और शानडोंग इधर आपको देखने को मिल जाएगा, लियानोइंग। और यहाँ पे काफ़ी सारी प्लेसेस है जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना है इसके पास एक सी है। वो कौन सी सी है? बोहई सी। ठीक है, इधर जो ज़्यादा नॉर्थ साइड साउथ साइड इधर ज़्यादा दिमाग मत मारो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। इस आर्टिकल के अंदर एक अवार्ड्स के बारे में बात करी गई है, उसका नाम है कायाकल्प अवार्ड। तो जो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इन्होंने इस अवार्ड को, आप कह सकते हो इस अवार्ड को सम्मानित किया गया, कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित किया गया हाई स्टैंडर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हो ये अवार्ड दिया गया है फॉर दी हाई स्टैंडर्ड, यानी कि ज़्यादा साफ़ सफाई जो हुई रखना है, जो जिसने ज़्यादा साफ़ सफाई रखी है, जिसने ज़्यादा हाइजीनिक रखा था, उसके लिए यहाँ पे अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग आगे बात करें, और उससे पहले एक बार और देखेंगे यहाँ पे जो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इनको सम्मानित करा गया है कौन से अवार्ड से? कायाकल्प अवार्ड से। ठीक है, इनको सम्मानित करा गया है। ना आगे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जो गवर्नमेंट है इसने लॉन्च किया था एक नेशनल इनिशिएटिव जिसका नाम था कायाकल्प, और ये लॉन्च कब करा गया था? 15 मई 2015 में। इसके पीछे का रीज़न ये था कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हाइजीनिक रखेंगे, आसपास की जो प्लेसेस हैं या फिर साफ़ सुथरी रखेंगे। कहाँ पर बेसिकली मेन पर्पस कहाँ था? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में। जहाँ पे भी जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ है उसको ध्यान में रखकर साफ़ सफाई रखेंगे। ठीक है, उसके लिए एक नेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था सरकार के द्वारा जिसका नाम था कायाकल्प। तो कायाकल्प के नाम का ही पुरस्कार दिया गया है बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को, क्योंकि उन्होंने ये काम बहुत अच्छे से किया और उन्होंने साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से रखी थी। देखो, अगर हम इस स्कीम की बात करें तो ये जो कायाकल्प स्कीम आई थी 2015 में, तो उस साल में सिर्फ और सिर्फ 716 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने इसको काम किया था, इसके अंदर अच्छी तरीके से काम किया था। लेकिन अगर हम बात करें जैसे स्कीम ये लंबे समय तक चलती रही, तो आने वाले टाइम में अगर हम आज के टाइम पर देखें तो इस स्कीम के अंदर 26,172 पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जो कि अच्छी तरीके से अपने आसपास की चीज़ों को हाइजीन करके रखती हैं, मेंटेन करके रखती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्कीम जब पहले स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत ही कम लोग इसके अंदर थे, लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए इस टाइप के जो कायाकल्प अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। ओके, ना उसके बाद आते हैं 4th आर्टिकल पर, और इस आर्टिकल के अंदर बात करी गई पैटर्निटी लीव के ऊपर। ये पैटर्निटी लीव क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इसमें, उससे पहले जान लेते हैं। देखो, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि इन्होंने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। तो एक बेबी गर्ल ने बर्थ लिया है। अगर हम बात करें तो ये जो विराट कोहली है, इनका मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर चल रहा है, लेकिन वहाँ से विराट कोहली ने वापस आए हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, अपने फर्स्ट टेस्ट के बाद। और क्यों आए हैं वो आपको मालूम है, क्योंकि एक बेबी गर्ल को इन लोगों ने जन्म दिया है। तो फिर ये वापस आए इंडिया के अंदर, लेकिन कैसे आए ये? इनका तो मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो कैसे आए? वो आए पैटर्निटी लीव के ऊपर। ये पैटर्निटी लीव क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, मैटरनिटी लीव एक होता है, मैटरनिटी लीव एक होता है पैटर्निटी लीव। मैटरनिटी लीव से पैटर्निटी लीव काफ़ी अलग है। ठीक है, अगर हम बात करें पैटर्निटी लीव में क्या होता है कि ये दिया जाता है 15 दिन से लेकर 6 महीने तक, यानी कि आप 15 दिन से लेकर 6 महीने तक छुट्टी ले सकते हो। जब तक बच्चे की, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी उसके बाद 15 दिन से लेकर 6 महीने तक आप छुट्टी ले सकते हो। नाउ बात करें यहाँ पे छुट्टी कब ली जाएगी, कब कब आपको ये पैटर्निटी लीव मिलेगी। जब लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन होंगे तभी आपको पैटर्निटी ये लीव मिल सकती है, यानी कि शुरुआत के 2 बच्चों में ही आपको ये पैटर्निटी लीव मिलेगी। यानी कि शुरू में ही जो एक बच्चे ने बर्थ लिया, एक बच्चे ने जन्म लिया, आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद दूसरे बच्चे ने जन्म लिया, आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद अगर तीसरा बच्चा बर्थ लेता है तो आपको पैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी।
ठीक है, शुरू के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मीन्स द एम्प्लॉय कैन टेक पैटर्निटी लीव्स ओनली फॉर हिज फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, यानी कि पहले शुरू के 2 बच्चों के लिए ही पैटर्निटी लीव को लिया जा सकता है, उसके बाद तीसरे के लिए यहाँ पे ये लीव नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर भी। नाउ आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 4 के ऊपर। देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें फालतू की चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस नहीं करी हैं, मे बी ये हमारा 4th या 5th आर्टिकल है। ठीक है, जो भी हो, तो यहाँ पर बात करी गई है फार्म लॉस कमेटी के बारे में। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला, जो फार्म लॉज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार से जो फार्म लॉज हैं उनके ऊपर स्टे लगा दिया जाए, उनको अभी रोक दिया जाए अभी के लिए। और फिर दूसरी चीज़ ये तो बोल दिया कि भाई फार्म लॉस को अभी के लिए रोक दिया जाए, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है काफ़ी समय हो गया, 5 महीने हो गए लगातार चल रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या करना है, कमेटी बनानी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, एक सजेशन दिया कि भाई आप क्या करो, एक कमेटी बना लो जिसके अंदर 4 मेंबर होंगे, और वो 4 मेंबर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड एग्रीकल्चरल रिलेटेड मेंबर्स होने वाले हैं, और आपस में मिलकर बैठकर बातचीत कर कर जितना भी सॉल्यूशन निकल सकता है उसका सॉल्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो उस जो कमेटी है उस कमेटी के अंदर कौन कौन से मेंबर होने वाले हैं तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो कमेटी है इसके अंदर 4 मेंबर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो सबसे पहले मेंबर होने वाला है वो है भूपेंद्र सिंह मान। ये एक नेशनल प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन के, साथ ही साथ ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के। दूसरे मेंबर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया भी हैं इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के। नाउ थर्ड पर्सन है अशोक गुलाटी। ये एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, एक फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के। नाउ लास्ट जो है पर्सनैलिटी वो है ये अनिल घावत। ठीक है, इससे पहले अशोक गुलाटी के बारे में हमने पढ़ लिया, ये थोड़ा सा रिपीटेड लाइन हो चुकी है, ये मैंने वापस अगेन टाइप कर दी है। ठीक है, रिपीट हो चुकी है ये। नाउ यहाँ पे बात करी गई है अनिल घावत, ये लास्ट हैं, 4th मेंबर हैं। ये कौन है, चीफ ऑफ शेतकरी संगठन, ये उसके चीफ हैं। साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं मीडिया के अंदर, और ये अपने व्यूज़ रखते हैं फेवर में, फार्म लॉस के फेवर में अपने व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, नाउ अब ये जो कमेटी है तैयार हो चुकी है, मतलब 4 इसके मेंबर हो गए हैं, कौन कौन बनेंगे। अब इस कमेटी को बैठक कराई जाएगी, बैठाया जाएगा, कमेटी के अंदर जितने भी सॉल्यूशन निकल सकेंगे इन लोगों से वो सॉल्यूशन लिए जाएंगे फार्म लॉस को लेकर। लेकिन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बातें और बताई गई। जो चीफ जस्टिस हैं इन्होंने बोला जो ये कमेटी है ये कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी या फिर किसी को पनिशमेंट नहीं देगी, इसको सिंपल सा जो भी तय होता है वो एक रिपोर्ट बनाकर सबमिट कर देना है सुप्रीम कोर्ट में। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला जो कमेटी है ये एक जुडिशल प्रोसेस होने वाला है इस केस में, उसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे क्या क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा। नाउ आते हैं आज के 6th आर्टिकल की तरफ, और इस आर्टिकल में बात करी गई है एक, आप कह सकते हो, खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल की। नाउ एक फेस्टिवल है जो कि हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसका नाम है खेलो इंडिया ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट यूथ फेस्टिवल 2021। नाउ ये जो फेस्टिवल है इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा 18 से लेकर 30 जनवरी तक। ठीक है, 18 से लेकर 30 जनवरी यानी इसी महीने में हम लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे। कौन करेगा, ये सेलिब्रेट करा जाएगा बाय दी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस के द्वारा। किसके अंडर में, अंडर दी खेलो इंडिया बैनर इन कोलैबोरेशन विद द लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट, यानी ये दोनों बॉडी मिलकर इस फेस्टिवल को आप कह सकते हो कंडक्ट कराएंगी 18 जनवरी से 30 जनवरी तक। नाउ यहाँ पे अब थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। ये जो फेस्टिवल है कहाँ पर मनाया जाएगा, ये जो खेलो आप कह सकते हो ये जो स्पोर्ट्स होने वाला है, ठीक है, ये जो यूथ फेस्टिवल होने वाला है ये कहाँ पर होगा, जंस्कार जहर, जो कि यहाँ पे 3-4 नाम है इसके, जंस्कार, जहर और जंस्कार। इसको हम लोग जंस्कार और जंस्कर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एरिया है जंस्कर, ये सब डिस्ट्रिक्ट है किसका, कारगिल डिस्ट्रिक्ट का। कारगिल डिस्ट्रिक्ट मालूम आप लोगों को कहाँ पर है, लद्दाख में। कारगिल डिस्ट्रिक्ट का भी एक सब डिस्ट्रिक्ट है, कौन है वो, जंस्कार। और साथ ही साथ बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है ये एक पाडुम। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें इसके बारे में तो जंस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया। जंस्कार जो रेंज है ये एक माउंटेन रेंज है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख के अंदर है, जो कि ये जो माउंटेन रेंज है, जो माउंटेन है ये सेपरेट करते हैं या अलग अलग कर देते हैं 2 जगह को। वो कौन कौन सी, जंस्कार और लद्दाख को अलग अलग कर देते हैं ये माउंटेन रेंजेस जो हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकली तो ये जो जंस्कार रेंज है ये पार्ट है एक 33 हिमालयाज का।
ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ज़ंस्कार रेंज जो है ये माउंटेन रेंजेस, ये पार्ट हैं 33 हिमालय का। और उसके बाद अगर हम बात करें ज़ंस्कार रेंज की, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, ज़ंस्कार रेंज की जो हाइट है वो कितनी है? इसकी हाइट है 6000 मीटर। ये जो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, इनकी हाइट है 6000 मीटर। और साथ ही साथ बात करें, ये जो ज़ंस्कार रेंज है इसके ईस्ट साइड में जो जगह है उसे बोला जाता है रुपशु। ठीक है, तो इसके बारे में भी याद रखना। ये कुछ माउंटेन्स है, ज़ंस्कार रेंज की कुछ आप कह सकते हो दृश्य है, ये आप लोग देख सकते हो पिक्चर के अंदर। ओके, तो गाइज ना उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आता है लेक चार्ड के बारे में। इंडिया ने अपने आप कह सकते हो सीरियस कंसर्न्स दिखाए, चिंता दिखाई, क्योंकि भाई जो ये चार्ड एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो तीन एरिया दिखेगा। ये नाइजर दिखेगा, ये चार्ड आपको, ये नाइजीरिया हो गया, ये कैमरून हो गया। यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो टेररिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये है लेक, ये एक झील है लेक चार्ड। तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारे कंसर्न्स देखने को मिले और अटैक भी देखने को मिला। अटैक करा बोको हराम ने। बोको हराम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नाइजीरिया के अंदर अटैक किया, लेक चार्ड रीजन वाले यानी इस वाले रीजन में अटैक किया। तो ये एक आप कह सकते हो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया ने अपने आप कह सकते हो इसके ऊपर अपने दुख दिखाए, दुख नहीं एक तरीके से अपनी चिंता दिखाई है इस चीज़ के ऊपर, साथ ही साथ इस चीज़ की निंदा भी करी है। तो उसी के बारे में ये न्यूज़ के अंदर है। नाउ उसके बाद अब लेक चार्ड के बारे में बताया गया है। लेक चार्ड की बारे में बात करें तो एक हिस्टोरिकल लार्ज शैलो एंडोरिक लेक है, एक बहुत बड़ी गहरी आप कह सकते हो झील है सेंट्रल अफ्रीका में। ठीक है, जिसकी अगर हम बात करें सालों से इसका साइज बदलता हुआ आ रहा है। ये एक आप कह सकते हो जो ये लेक चार्ड है मेनली जो है इन द फार ऑफ वेस्ट चार्ड, इसकी बॉर्डिंग देखें ऑन नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया। तो इसकी सबसे पहले अगर आप बॉर्डिंग देखोगे, इधर की साइड से नाइजीरिया पड़ता है, इधर की साइड से नाइजर पड़ेगा लेक चार्ड पे, इधर से चार्ड पड़ेगा और इधर से थोड़ा सा कैमरून पड़ेगा। यानी कि थोड़ी थोड़ी जगह सारी टच कर रही है लेक चार्ड को। तो कौन कौन सी जगह टच कर रही है आपको याद रखना है। NNCC करके आप याद रख सकते हो, NNCC करके नाइजर नाइजीरिया, चार्ड कैमरून। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है जो लेक चार्ड है, इसका जो ये झील है इसका मेन काम क्या है, पानी को प्रोवाइड करना। ये वाटर देता है मोर देन 30 मिलियन पीपल को, यानी 30 मिलियन लोगों को पानी पहुंचाता है, जो कि मेनली चार कंट्रीज के अंदर रहते हैं। और वो चार कंट्रीज कौन कौन सी हैं, चार्ड, कैमरून, नाइजर और नाइजीरिया, जो कि सबके सब पार्ट हैं किसके, सेंट्रल पार्ट ऑफ द साहिल के। ठीक है, बेसिकली इन चारों के नाम आपको याद रखना है, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ उसके बाद ये आर्टिकल थोड़ा सा बकवास है, इसको आप लोग यहीं पे स्किप करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से लगा ही दिया इस आर्टिकल को। ठीक है, इस आर्टिकल में कुछ नहीं पढ़ना आप लोग को, ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो गाइस इसके साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।